सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में समास और अलंकार करवा दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे अपने कृतिका की ओर चलते हैं, यानी कृतिका का अपना जो अगला अध्याय है वह है रीढ़ की हड्डी। लेखक का नाम है इसमें जगदीश चंद्र माथुर। इसके बेटा जो मुख्य पात्र हैं, देखिए रामस्वरूप, प्रेमा। रामस्वरूप एक स्वयं है पात्र, उसकी पत्नी प्रेमा, रतन उनका एक नौकर, गोपाल प्रसाद उनका बेटा शंकर और उमा यानी रामस्वरूप की बेटी। तो बच्चों, ये विशेष पात्र के माध्यम से ये एक एकांकी है, यानी नाटक सा प्रस्तुत कर दिया गया है। समाज पर व्यंग्य किया गया है कि समाज के लोग ना प्राचीन रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार जीवन जीते हैं। हमें ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए, हमें समय के अनुसार बदलना आना चाहिए। यहाँ पर सामाजिक एक करारा व्यंग्य भी किया है कि उमा जैसी जो शिक्षित लड़की है ना, उसको या लड़कियों को ना एकमात्र वस्तु समझ लिया जाता है, और जब उनके विवाह की बात आती है तो जब उन्हें देखने के लिए आते हैं तो बहुत से लोग ना उन्हें ठुकरा कर चले जाते हैं, जैसे कि वो एक आकर्षण की कोई वस्तु हो। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें समाज में लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम विषय पर चलते हैं। तो आपकी जो पृष्ठ संख्या है वो 27 है, 27। तो वहाँ से आप पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं हम। देखिए, मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं, यानी आधी उम्र। अधेड़ उम्र आधी आयु मानते हैं, न ज्यादा बूढ़ा न ज्यादा जवान। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। प्यारे बच्चों, तख्त का तो आपको पता ही होता है, जैसे हमारी चारपाई होती है ना, वैसे ही उसमें भी 4 पावे होते हैं, यानी उसमें केवल लकड़ी होती है, ऊपर लकड़ी लगा दी जाती है, उसको तख्त बोलते हैं। तख्त का एक लाभ अवश्य है बेटा, तख्त पर जो व्यक्ति सोता है ना, उसको कभी भी कमर दर्द, सिर दर्द आदि नहीं होते। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक भी है। अब देखिए, सबसे पहला पात्र मैं लेता हूँ बाबू। अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। अपने नौकर को बोल रहा है, उधर, बस बस। अब नौकर उत्तर देता है, बिछा दो साहब। बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा की यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या। देखिए, ये पुस्तक में कहीं कहीं डॉट है बेटा, यानी पंक्तियों को पूरा करना है। को बिछा दो साहब, और यह पसीना किस लिए बहा है, अर्थात यह पसीना किस लिए बहा है, तख्त को बिछाने के लिए ही इसको बहाया गया। अब नौकर कहता है, तख्त बिछाता, देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है, तख्त बिछाता है ही। यानी बेटा, जब भी कोई नाटक फिल्म प्रस्तुत की जाती है तो ना वे सभी रोने का, हंसने का अभिनय करते हैं। इसमें भी इसी प्रकार का अभिनय दर्शाया गया है, जैसे ही है ना, तो ये हंसने का अभिनय किया गया। बाबू हंसता क्यों है, अबे हमने भी जवानी में कसरतें की थी,
यानी जो जिसको आप इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं, यानी व्यायाम करना। बहुत देखे यानी कलशों से नहाता था, लोटों की तरह। कलशे यानी मटके, बड़े बड़े मटकों से स्नान करना, लोटे की तरह। यानी इसका मतलब वो कलशों को आसानी से पकड़ लेते थे, जैसे हम लोटे को अब आसानी से पकड़ते हैं। पहले के व्यक्ति बेटा बहुत अच्छा खाना खाते थे, उनमें ताकत होती थी, शारीरिक हष्ट पुष्ट होते थे। लेकिन जो आज की दुनिया है ना, इसमें मिलावट भरा संसार है, और इस संसार में ना मिलावट करके वस्तुएं बेची जा रही है, जो हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो पहले देसी खाने होते थे, ताकत के खाने होते थे। पहले का बूढ़ा और आज का जवान बराबर माना जाता है। अब देखिए, यह ताकत क्या चीज है, उसे सीधा कर यूं, हाँ बस और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी। नौकर ने पूछ लिया, चद्दर भी? कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं। मेजपोश जो मेज पर छोटा सा यानी कालीन बिछा दिया जाता, कपड़ा कह सकते हो आप इसको, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। 2-4 हाथ लगाना, कुर्सियों की भी सफाई कर देना। सहसा अचानक, सहसा का अर्थ क्या बताया? अचानक घर की मालकिन प्रेमा आती है। आपको पता लग गया ना, यहाँ प्रेमा क्या है? घर की मालकिन है। गंदुमी रंग, गेहुआ रंग यानी साफ रंग बोलते हैं। छोटा कद, ये बेटा प्रेमा की यानी उसके व्यक्तित्व को बताया है। चेहरे और आवाज से जाहिर होता है, मालूम होता है, पता लगता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ यानी शांत भाव से चुपचाप। बाबू साहब रामस्वरूप दोनों तरफ से देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी। देखो बेटा, पंक्ति समझने की है। उसने नौकर से क्या मंगाया था पता है? चद्दर। और नौकर ने क्या बोल दिया? धोती। तो यहाँ पर देखिए, वैसे ही जल्दी जल्दी में रामस्वरूप, धोती प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि धोती मैंने कब मंगा दी? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, वो फिर न जाने किस लिए ये डोट दिया है कि किस लिए धोती को मंगा रहे हो। रामस्वरूप, लेकिन तुम्हें धोती मांगी किसने? तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा कहती है, यही तो कह रहा था रतन, यानी नाम आ गया ना, रतन नौकर का नाम। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहेगा, अर्थात उसको मूर्ख बता दिया। उल्लू कहना मूर्ख कहना होगा। अब प्रेमा बोलती, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? उसने भी पसंद कर दिया। और दरी का क्या करे? दरी। प्रेमा, दरी यही तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए और दीदी जी के कमरे में से हारमोनियम उठाला और सितार भी जल्दी जा। ये वाद्य यंत्र होता है बेटा, हारमोनियम से बजाया जाता है। अब रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह भुलाए पड़ी है।
अर्थात उसने कहा तुम्हारी लाडली बेटी तो रुष्ट हुए बैठी है अपनी।